हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बर्टोल्ट ब्रेच के फेमस प्ले लाइफ ऑफ गैलीलियो की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस प्ले में बर्टोल्ट ब्रेच ने हमें फेमस इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो के जीवन के बारे में बताया है। तो चलिए अब हम लोग इस प्ले के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। लाइफ ऑफ गैलीलियो, जिसे सिर्फ गैलीलियो भी कहा जाता है, ये 20th सेंचुरी का फेमस ड्रामा है जिसे जर्मन ड्रामेटिस्ट बर्टोल्ट ब्रेच ने लिखा था 1938 में। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस प्ले का जो पूरा एक्शन है वो इटालियन नेचुरल फिलोसोफर गैलीलियो गैलीली के जीवन के बारे में है और उनके करियर के बारे में है। जब उस जमाने में जब वो जी रहे थे, उन्होंने जो डिस्कवरीज की, साइंटिफिक इनोवेशंस किए, उन डिस्कवरीज के लिए खास तौर पे जब उन्होंने कहा कि धरती और बाकी के जो अन्य प्लैनेट्स हैं वो सूरज के अराउंड घूमते हैं और सूरज असल में बीच में है। जब उन्होंने ये बात कही तो इस बात के लिए रोमन कैथोलिक चर्च ने उन्हें ट्राइड मतलब उन्हें उन पर दोष लगाए कि तुम जो कह रहे हो वो झूठ है, क्योंकि उस जमाने के लोग ये मानते थे कि धरती मध्य में है, धरती बीच में है, सन बीच में नहीं है। तो इस बात के लिए किस तरीके से उन्हें हाउस अरेस्ट भी झेलना पड़ा। और जो भी अपनी साइंटिफिक डिस्कवरीज का वो प्रोमलगेशन कर रहे थे, प्रोमलगेशन यानी फैला रहे थे, उन चीजों के लिए कैसे उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए, इसके बारे में भी इस प्ले में बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस प्ले की समरी को और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो प्ले में हमें दिखाया जाता है कि कैसे गैलीलियो बहुत ही एमिनेंट प्रोफेसर हैं, बहुत ही मशहूर प्रोफेसर हैं और साइंटिस्ट हैं पेडुआ में। पेडुआ एक शहर है इटली का। और उस जमाने में वेनेटियन रिपब्लिक का दौर था इटली में, यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वेनेटियन रिपब्लिक थी। और गैलीलियो को तब पैसे की दिक्कत आई, उनके सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई जब उनके पैसे कम पड़ने लगे। तो उन्हें एक स्टूडेंट मिलता है जो उनसे पढ़ाई लिखाई करने वाला था, जिसका नाम था लुडोविको मार्साली। और लुडोविको उन्हें कहता है कि आप किसी नोवेल इन्वेंशन को डिस्कवर कीजिए, यानी कोई अच्छी चीज, आप साइंटिफिक चीज को बनाइए जिससे आप काफी पैसे कमा सकते हैं। और वो ये भी कहता है कि एक टेलीस्कोप नाम का एक इन्वेंशन हुआ है, जो कि एक अजीब सी कुएर यानी कि अजीब सी ट्यूब जैसी चीज है, और वो एम्स्टरडेम में बिक रही है और सभी लोग उसे खरीद रहे हैं। और उस टेलीस्कोप के जरिए हम लोग दूर दूर की चीजों को देख सकते हैं। तो आप भी इस तरह की किसी चीज की डिस्कवरी कीजिए। आफ्टरवर्ड्स द प्रोक्यूरेटर ऑफ पेडुआ यूनिवर्सिटी एंटर्स। उसके बाद ही पेडुआ यूनिवर्सिटी का जो प्रोक्यूरेटर था, वहाँ का एक ऑफिसर था, वो वहाँ आता है और गलीलियो को इन्फॉर्म करता है कि आपने जो एप्लीकेशन दिया था कि आपकी जो सैलरी है उसे बढ़ा दिया जाए, रेज कर दिया जाए, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप कुछ अच्छे इन्वेंशंस नहीं कर लेते, आप कुछ नई डिस्कवरीज नहीं करते, तब तक ये नहीं हो पाएगा। When Galileo protests that he will be unable to pursue his theoretical research into astronomy if he focuses on business pursuits, the procurator points out that his research into astronomy would be deemed heretical in other parts of Italy. तो जब गैलीलियो प्रोटेस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपनी एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ, रिसर्च जारी रखना चाहता हूँ, कोई इनोवेशंस करने में, यानी कि कोई मशीन्स वगैरह बनाने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बिजनेस में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो जो प्रोक्यूरेटर है वो कहता है कि यहाँ पर जब तुम रह रहे हो पेडुआ में, तो तुम किसी भी चीज पर रिसर्च कर सकते हो एस्ट्रोनॉमी में, यानी कि जो ग्रह नक्षत्र वगैरह हैं उनमें तुम रिसर्च कर सकते हो और तुम्हें कुछ कोई बोलेगा नहीं। लेकिन अगर तुम इटली के दूसरी जगहों पर जाओगे तो ये हेरिटिकल समझा जाएगा, लोग तुम्हें पागल कहेंगे और इनफैक्ट तुम्हें कैद कर दिया जाएगा अगर तुम इस तरह की रिसर्च करोगे। एंड वेनिस प्रोवाइड्स ग्रेटर एकेडमिक फ्रीडम टू साइंटिस्ट। तो वो जो ऑफिसर है वो कहता है कि वेनिस में ही इस तरह की फ्रीडम है साइंटिस्ट को कि वो चीज़ों की डिस्कवरीज कर सके या रिसर्च कर सके, इसलिए तुम यहाँ वहाँ जाने की मत सोचो, यहाँ रहो, अपनी रिसर्च करो और चीज़ों का आविष्कार करो, ताकि यहाँ के जो बाकी के लोग हैं उससे बेनिफिट करें, खासतौर पे जो
वेनिस के जो मर्चेंट्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी इंडस्ट्री के मालिक हैं, वो उन साइंटिफिक मशीन्स को और इनोवेशंस को बेचकर प्रॉफिट कमा सकें। इसीलिए वेनिस में इन सब चीज़ों की रिसर्च की आज़ादी है। इसलिए तुम यहीं पर रहो, रिसर्च करो और इस तरह की चीज़ें बनाओ, ताकि वेनिस के जो मर्चेंट्स हैं, बिजनेसमैन वगैरह हैं, उनको फायदा हो। गैलीलियो रियलाइजेस दैट ही मस्ट अपीज हिज स्पॉन्सर्स। तो गैलीलियो समझ जाता है कि जो लोग उसकी रिसर्च में पैसा लगा रहे हैं, उन लोगों को गैलीलियो को खुश करना होगा, और इसीलिए वो डच टेलीस्कोप इन्वेंशन को रेप्लिकेट करता है। यानी होलैंड में, एम्स्टर्डम में जो टेलीस्कोप्स बिक रही थी, उसी तरह की टेलीस्कोप को गैलीलियो भी बना लेते हैं, और उसके बाद वेनिस के लीडर्स के सामने उस टेलीस्कोप को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये उनका खुद का क्रिएशन है, उन्होंने इसे बनाया है। क्योंकि अभी तक किसी को ये बात नहीं मालूम थी कि ऑलरेडी हॉलैंड में, यानी कि एम्स्टर्डम में, इस तरह की टेलीस्कोप्स बिक रही हैं। गैलीलियो की जो बेटी है वर्जीनिया, और लुडोविको जो कि गैलीलियो के स्टूडेंट है, वो गैलीलियो को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा इन्वेंशन किया था, इतनी अच्छी चीज बनाई थी। और गैलीलियो कहते हैं कि जो डच वर्जन है, जो एम्स्टर्डम में जो टेलीस्कोप बिक रही है, उससे काफी हद तक काफी अच्छी टेलीस्कोप उन्होंने बना ली है। और लुडोविको राइली रिस्पॉन्ड्स दैट गैलीलियो इज रेड रादर देन ग्रीन। लुडोविको कहता है कि आपकी जो टेलीस्कोप है वो रेड है, वो ग्रीन नहीं है, मतलब वो कलर की बात करता है। और इसके बाद आफ्टर प्रेजेंटिंग द टेलीस्कोप गैलीलियो रिसीव्स एन इंक्रीज इन हिज सैलरी। जैसे ही वो टेलीस्कोप को प्रेजेंट करते हैं गैलीलियो, तुरंत ही उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। और जो प्रोक्यूरेटर है, वो गैलीलियो से कहता है कि ये जो आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिला है ना, ये जो आपको बढ़ोतरी मिली है सैलरी में, वो इसीलिए मिली है क्योंकि आपने इतना अच्छा इन्वेंशन किया है। तो ये जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है, इट वाज नेसेसरी टू एलिसिट इन्वेंशंस। तो ये इसीलिए किया गया है ताकि आप इस तरह के इन्वेंशंस कर सकें। लेकिन बहुत जल्दी प्रोक्यूरेटर को ये पता चल जाता है, जब एम्स्टर्डम से एक बड़ा सा शिप आता है और उसमें इस तरह की बहुत सारी टेलीस्कोप्स आती हैं एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम से, यानी कि होलैंड से। तो प्रोक्यूरेटर भी और बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि कैसे गैलीलियो ने बस वहाँ की जो टेलीस्कोप है उसकी नकल की थी, ये उनका खुद का इनोवेशन नहीं है। एक्चुअली में होलैंड के लोगों ने इसे पहले डिस्कवर किया था और गैलीलियो ने इसे इम्प्रूव किया था। और इस तरीके से जो प्रोक्यूरेटर है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे बेवकूफ बनाकर जो है वो सैलरी में इंक्रीज करवाया गैलीलियो ने, ऐसा उसे लगने लगता है। गैलीलियो देन यूजेस द टेलीस्कोप फॉर केयरफुल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द मून एंड द प्लैनेट्स। उसके बाद गैलीलियो अपनी इम्प्रूव्ड टेलीस्कोप से, जो टेलीस्कोप उन्होंने इम्प्रूव की थी, उससे वो अच्छे अच्छे ऑब्जर्वेशंस करने लगते हैं, ग्रहों को देखने लगते हैं, प्लैनेट्स को, मून को देखने लगते हैं। और वो डिस्कवर करते हैं कि कैसे जुपिटर के सराउंडिंग बहुत सारे मून्स हैं, यानी जुपिटर के बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, ऐसा वो देखते हैं। और उसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि वो किस तरीके से फ्लोरेंस जाकर वहाँ की जो नोबल फैमिलीज हैं, नोबल अमीर लोग हैं, मेडिकी वगैरह, उनसे वो स्पॉन्सरशिप हासिल करेंगे। और यानी कि उन्हें बताएंगे कि कैसे उन्होंने ये टेलीस्कोप को इम्प्रूव किया है और वो क्या क्या देख सकते हैं उससे, ताकि वो जो रॉयल फैमिलीज है वो उनकी रिसर्च में पैसा लगाएं, ताकि वो और अच्छी तरीके से रिसर्च कर सके। लेकिन तभी जो उनका क्लोज फ्रेंड और एक कलीग है साग्रेडो, वो बताता है कि कैसे तुम वेनिस छोड़कर कहीं और प्लीज मत जाना, फ्लोरेंस मत जाना, क्योंकि बाकी के इटली में सिर्फ वेनिस ही ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ी सी आज़ादी है। लेकिन बाकी के इटली में जो क्लेरिक्स हैं, यानी कि जो चर्च के पादरी हैं, जो प्रीस्ट हैं, वो डोमिनेट करते हैं बाकी इटली में, और उन्हें जो तुम जो भी कुछ बोलोगे वो पसंद नहीं आएगा, और इसीलिए तुम वेनिस छोड़कर मत जाना। His astronomical observations strongly support Nicholas Copernicus heliocentric model of the solar system। तो जो गैलीलियो है, उसके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस जो हैं, जो भी उसने ऑब्जर्व किया, वो निकोलस कॉपरनिकस, यानी कि जो कुछ समय पहले एक साइंटिस्ट हुए थे कॉपरनिकस, उनके हीलियोसेंट्रिक मॉडल को
गैलीलियो सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि यही सच है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो सोलर सिस्टम के मध्य में बीच में नहीं है। जो सूरज है, सन है, वो बीच में है और अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी मॉडल को हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। तो इस चीज को, जो कि कोपरनिकस ने कही थी, इस बात को गैलीलियो सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो बाकी के लोग थे इटली के उस जमाने के, खासतौर पे जो रोमन कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट वगैरह थे, वो एरिस्टोटेलियन फिजिक्स में मानते थे। एरिस्टोटल ने जो कहा था कि अर्थ बीच में है सोलर सिस्टम के और सन बीच में नहीं है, ये जो बात कही थी एरिस्टोटल ने, इस बात को रोमन कैथोलिक चर्च के सभी लोग मानते थे। व्हेन डाउटर्स कोट scripture and Aristotle to him, Galileo pleads with them to look in his telescope and trust the observations of their eyes. They refuse. तो जब डाउट करने वाले स्क्रिप्चर्स, यानी जो कुछ भी बाइबल वगैरह में लिखा था या अरिस्टोटल ने जो कहा था, जब ये बातों को डाउट करने वाले गैलीलियो से कहते हैं, तो गैलीलियो कहते हैं तुम एक बार टेलीस्कोप में देखो तो सही, तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन बीच में है और कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है। लेकिन वो लोग मना कर देते हैं और कोई भी उसके टेलीस्कोप से देखता नहीं है। इसके बाद फिर वर्जीनिया की एंगेजमेंट होती है लूडोविको मार्साली से। काफी पहले एंगेजमेंट हुई थी और लूडोविको मार्साली एक काफी वेल्दी यंग मैन था, काफी पैसे वाला आदमी था, जिसे वर्जीनिया काफी पसंद किया करती थी। लेकिन ये एंगेजमेंट भी तब टूट जाती है जब गैलीलियो मना करते हैं कि मैं जो मानता हूँ और जो मैंने टेलीस्कोप से देखा है वही सही है और इससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तो जब गैलीलियो मना कर देते हैं तब वर्जीनिया और लूडोविको की एंगेजमेंट भी टूट जाती है। और इसके अलावा जो गैलीलियो हैं वो अपनी जो चीजें हैं उसे वर्नाक्युलर इटालियन में पब्लिश किया करते थे, यानी कि जो आम इटालियन भाषा थी आम लोगों की, उसमें वो अपने व्यूज को प्रेजेंट किया करते थे, ट्रेडिशनल साइंटिफिक लैटिन लैंग्वेज में नहीं। तो इटालियन लैंग्वेज में पब्लिश करने की वजह से हो क्या रहा था कि आम लोगों को उनके बारे में और पता चलते जा रहा था। जो वो बोल रहे थे, उनकी जो रिसर्च थी वो कॉमन लोगों तक पहुंच पा रही थी, वो एक्सेसिबल हो गई थी और इस वजह से भी जो चर्च के लोग हैं वो उनसे नाराज हो रहे थे। तो गैलीलियो इज ब्रॉट टू द वेटिकन इन रोम और इसीलिए गैलीलियो को वेटिकन सिटी लाया जाता है रोम के इंटरोगेशन करने के लिए, यानी कि पूछताछ करने के लिए। इंक्विजिशन उनको वेटिकन लेकर आता है। तो इंक्विजिशन ऐसे इंस्टीट्यूट्स को कहा जाता था जो चर्च के खिलाफ अगर कोई बोल रहा होता था तो ऐसे लोगों का मुंह बंद कराना, उन्हें इम्प्रिजन करना, टॉर्चर करना, इस तरह का काम करता था इंक्विजिशन। तो इंक्विजिशन बेसिकली बहुत सारी संस्थाएं होती थी। तो ये जो इंक्विजिशन है वो गैलीलियो को वेटिकन लेकर आते हैं पूछताछ करने के लिए और फिर उन्हें धमकाते हैं, थ्रेटन करते हैं कि तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा अगर तुम अपनी जो सोच है, अपनी टीचिंग्स है, उसको नहीं छोड़ोगे, उसे नहीं भुलाओगे और दूसरों को बोलना बंद नहीं करोगे तो। और इसीलिए गैलीलियो जो है वो कहते हैं ठीक है, मैं दूसरों को ये सब नहीं बताऊंगा और जो भी मेरी टीचिंग्स है उनको भी छोड़ दूंगा। और जब गैलीलियो इस तरीके से सरेंडर कर देते हैं प्रेशर के आगे, तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत शौक में पड़ जाते हैं और उन्हें ये बात पसंद नहीं आती। और अ, इस तरीके से गैलीलियो, जो कि बहुत ही अब बूढ़े हो चुके थे, काफी टाइम बाद की बात अब हो रही है इस प्ले में, तो दिखाया जाता है कि वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, ही इज ब्रोकन और अब वो हाउस अरेस्ट में रह रहे हैं, यानी उन्हें घर के बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता, कुछ कर नहीं सकते वो अपनी मर्जी से। और एक प्रीस्ट है चर्च का जो चौबीसों घंटे उन पर निगरानी रखता है, मॉनिटर करता है उनकी एक्टिविटीज। और तभी गैलीलियो के एक पहले के फॉर्मर प्यूपिल्स, यानी उनका जो पहले का एक स्टूडेंट था एंड्रिया, वो उनसे मिलने आता है और गैलीलियो एंड्रिया को एक बुक देते हैं जिसका नाम होता है टू न्यू साइंसेस। और उस बुक में उन्होंने अपनी सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में लिख रखा था और वो एंड्रिया से कहते हैं कि तुम इसे किसी भी तरीके से चुरा कर स्मगल कर देना इटली के बाहर, यानी ले जाना और बाहर जाकर अब्रॉड में जाकर इसका खूब डिसेमिनेशन करना, यानी फैलाना, इस बुक को पब्लिश करना खूब ज्यादा और लोगों तक पहुंचाना, ताकि उन्हें हकीकत का पता चल सके कि एक्चुअल में हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसा है। तो अब एंड्रिया को पता चलता है कि गैलीलियो ने जब सरेंडर किया था इंक्विजिशन के सामने, तो वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो डर गए थे, बल्कि वो इसीलिए
किया था ताकि वो एक्लेस्टियल अथॉरिटीज यानी जो चर्च के अथॉरिटीज हैं उनको बेवकूफ बना सके। और अब एंड्रिया वाकई में गैलीलियो को एक हीरो समझने लग जाता है और वहीं पर ये प्ले खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको ये अच्छा सा प्ले समझ में आया होगा और आपने इसकी समरी भी अच्छे से समझ ली होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।